जरा सोचिए, आज से 70,000 साल पहले हम इंसान इस धरती पर जुगनू या जेलीफिश जितने ही मामूली थे। कोई खास अहमियत नहीं थी हमारी। और आज आज हम इस ग्रह के शासक हैं। युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस हमारे इसी अविश्वसनीय सफर की कहानी बताती है। तो चलिए इस सफर को जरा करीब से समझते हैं। यही इस किताब का और शायद हमारी पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, उस वक्त धरती पर कम से कम 6 अलग-अलग इंसानी प्रजातियां थीं, लेकिन आज सिर्फ एक बची है, हम, होमो सेपियंस। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम बाकी सबसे इतने आगे निकल गए? और इस बड़े सवाल का जवाब छिपा है हरारी के इस एक दमदार आइडिया में। वो कहते हैं कि होमो सेपियंस दुनिया पर राज इसलिए करते हैं क्योंकि हम ही वो अकेले जानवर हैं जो ऐसी चीज़ों पर यकीन कर सकते हैं जो सिर्फ हमारी कल्पना में मौजूद हैं। यही हमारी असली सुपर पावर है। तो चलिए जानते हैं कि ये कल्पना की अनोखी शक्ति आखिर है क्या। यहीं से हमारे इतिहास का पहला बड़ा मोड़ आया था। हरारी हमारे इतिहास को 4 बड़े बदलावों या क्रांतियों में देखते हैं। पहली, संज्ञानात्मक क्रांति, फिर कृषि क्रांति, उसके बाद मानव जाति का एकीकरण और आखिर में वैज्ञानिक क्रांति। एक एक करके इन सबको समझते हैं। संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें एक कमाल की ताकत दी, साझा मिथकों पर विश्वास करने की। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ऐसी कहानियों पर यकीन करना जो असलियत में मौजूद नहीं है, लेकिन जिन पर हम सब मिलकर भरोसा करते हैं। और हमारी ये सुपर पावर यहीं दिखती है। देखिए, चिंपांजी जैसे जानवर सिर्फ अपने जाने पहचाने छोटे छोटे झुंड में ही एक दूसरे की मदद कर पाते हैं, लेकिन हम इंसान, हम लाखों करोड़ों अजनबियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम सब एक ही कहानी, एक ही आइडिया पर यकीन करते हैं। जरा इन चीजों के बारे में सोचिए। देवता, देश, पैसा, कंपनियां या फिर मानवाधिकार, ये कोई पेड़ या पत्थर जैसी ठोस चीजें तो नहीं हैं। ये सब हमारी गढ़ी हुई शक्तिशाली कहानियां हैं, और इन्हीं कहानियों के दम पर हम बड़े बड़े शहर, देश और समाज बना पाए। अब आते हैं दूसरी क्रांति पर, कृषि क्रांति। और यहां हरारी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। उनके मुताबिक ये इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। आइए जानते हैं क्यों। अजीब लगा ना सुनकर? हम तो हमेशा से यही पढ़ते आए हैं कि खेती की शुरुआत एक बहुत बड़ी तरक्की थी। लेकिन हरारी का कहना है कि असल में इंसान ने गेहूं को नहीं, बल्कि गेहूं ने इंसान को अपना गुलाम बना लिया। सोचिए, जो शिकारी संग्राहक थे वो तरह तरह का खाना खाते थे, कम घंटे काम करते थे और उनकी सेहत भी बेहतर थी। दूसरी तरफ किसान, उन्हें दिन रात खेतों में मेहनत करनी पड़ती थी। उनका खाना 1-2 फसलों तक ही सीमित था और उन पर बीमारियां और अकाल का खतरा हमेशा मंडराता रहता था। तो कृषि क्रांति का निचोड़ कुछ ऐसा था। इसने ज्यादा लोगों को ज्यादा खराब हालातों में जिंदा रखना मुमकिन बना दिया। हाँ, एक प्रजाति के तौर पर हमारी आबादी तो खूब बढ़ी, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी की क्वालिटी अक्सर गिर गई। तो अब जब गांव और शहर बसने लगे और समाज बड़े होने लगे, तो उन्हें एक साथ जोड़े रखने के लिए और भी बड़ी कहानियों की जरूरत पड़ी। और यहीं से शुरू हुआ पूरी मानव जाति के एकीकरण का दौर। और दुनिया को एक धागे में पिरोने के लिए 3 बड़ी ताकतें सामने आईं: पैसा, साम्राज्य और धर्म। और मजे की बात यह है कि ये तीनों भी कल्पना पर आधारित कहानियां ही थीं, जिन्होंने अलग अलग कल्चर के लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। पैसा, शायद ये इंसानों की बनाई अब तक की सबसे कामयाब कहानी है। देखिए, कागज के एक नोट की अपने आप में तो कोई कीमत नहीं है ना? लेकिन क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि इसकी कीमत है, ये काम करता है, ये भरोसे का सबसे बड़ा सिस्टम है। फिर आते हैं साम्राज्य, यानी एम्पायर्स। हाँ, ये सच है कि ये अक्सर जोर जबरदस्ती और हिंसा से बने, लेकिन इन्होंने करोड़ों अलग अलग लोगों को एक कानून और एक सिस्टम के नीचे लाकर बड़े पैमाने पर सहयोग करना भी सिखाया। और ठीक इसी तरह धर्मों ने करोड़ों लोगों को एक जैसे नैतिक मूल्य दिए, अच्छे बुरे की एक जैसी समझ दी। इसने लोगों को छोटे मोटे कबीलों से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ सहयोग करने की एक बड़ी वजह दी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम पड़ाव पर, वैज्ञानिक क्रांति। ये वो क्रांति है जो हमें सीधे भविष्य के बड़े बड़े सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वैज्ञानिक क्रांति की नींव एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया पर रखी गई थी। ये मान लेना कि हमें सब कुछ नहीं पता,
जहां पुराने धर्म और साम्राज्य दावा करते थे कि उनके पास सारे जवाब हैं, वही विज्ञान ने अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया। और बस इसी सोच ने ज्ञान और तरक्की के सारे दरवाजे खोल दिए। और आज इस क्रांति का नतीजा ये है कि हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जीवन के उन नियमों को भी बदलने की ताकत रखते हैं जो इस धरती पर पिछले 4 अरब सालों से चले आ रहे थे। हम अपने डीएनए तक को बदल सकते हैं। हरारी इस मोड़ को एक बहुत ही दमदार लाइन में बताते हैं। इतिहास तब शुरू हुआ जब इंसानों ने देवताओं का आविष्कार किया, और ये तब खत्म होगा जब इंसान खुद देवता बन जाएंगे। हम खुद को और जीवन को डिजाइन करने की कगार पर हैं। और यहीं पर यह किताब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, अगर हम तय कर सकते हैं कि हमें क्या बनना है, तो हम क्या बनना चाहेंगे। ये एक बहुत बड़ी ताकत है, पर उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी भी। अगर हम 70,000 साल पहले के इतिहास में झांक कर देखें तो एक बहुत ही हैरान करने वाला दृश्य सामने आता है। उस वक्त इस धरती पर इंसानों की कम से कम 6 अलग-अलग प्रजातियां यानी स्पीशीज घूम रही थीं। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब यूरोप के ठंडे इलाकों में वो तगड़े नियांडरथल्स थे, एशिया में डेनिसोविन्स थे, और इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर तो हॉबिट्स जैसी छोटी हाइट वाली एक प्रजाति भी थी। एग्जैक्टली, वो सब बिल्कुल हमारी तरह थे। आग का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों से हथियार बनाते थे, उनके दिमाग भी बड़े थे। लेकिन आज देखिए, इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ह्यूमन स्पीशीज बची है, हम, होमो सेपियंस। राइट। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली सी बंदर जैसी प्रजाति ने पूरी धरती पर कब्जा कर लिया और बाकी सब गायब हो गए? ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस चर्चा का मकसद युवाल नोआ हरारी की मशहूर किताब सेपियंस के सबसे शक्तिशाली और थोड़े कंट्रोवर्शियल आइडियाज का गहरा विश्लेषण करना है। बिल्कुल। हम इस बात की तह तक जाएंगे कि कैसे हमने दुनिया पर राज किया, कैसे खेती यानी एग्रीकल्चर ने हमें एक तरह से धोखा दिया, और कैसे बायोटेक्नोलॉजी हमारे आने वाले कल को बदलने वाली है। हाँ, और हम सिर्फ एक किताब की बातें आंख बंद करके नहीं मानेंगे। हम स्कॉलरली आलोचनाओं और एंथ्रोपोलॉजी के डिस्कशंस का भी विश्लेषण करेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें हिस्ट्री के उस दौर में जाना होगा जिसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये लगभग 70,000 साल पहले की बात है। वैचारिक क्रांति, राइट? हाँ, यही वो वक्त था जब सैपियंस के दिमाग के इंटरनल वायरिंग कुछ इस तरह बदली कि उन्होंने ऐसी चीजों की कल्पना करना शुरू कर दिया जो असल में फिजिकल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं। वेट, मतलब ऐसी चीजें जो सिर्फ हमारे दिमाग में थीं। एग्जैक्टली। बाकी जानवर सिर्फ उन चीजों के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं जो वो देख, सुन या सूंघ सकते हैं। जैसे वहाँ शेर है या यहाँ नदी है। लेकिन सैपियंस ऐसी कहानियां बनाने लगे जो किसी ने देखी ही नहीं थी। सही कहा। यहाँ मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। किसी भी आम जानवर को, जैसे किसी बंदर को, हम ये नहीं समझा सकते कि अगर वो आज अपना केला किसी और को दे दे तो मरने के बाद उसे बंदरों के स्वर्ग में हजारों केले मिलेंगे। सही एग्जाम्पल है। ऐसी काल्पनिक कहानियों पर सिर्फ एक सेपियंस ही विश्वास कर सकता है। हरारी यही समझाते हैं कि सेपियंस इसलिए दुनिया पर राज करते हैं क्योंकि हम अकेली ऐसी प्रजाति हैं जो शेयर्ड फिक्शंस पर विश्वास कर सकती है। शेयर्ड फिक्शंस यानी ऐसी कहानियां जिन्हें एक बड़ा ग्रुप सच मानता है, जैसे भगवान, देश की सरहदें, पैसे या ह्यूमन राइट्स। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। राइट। इन काल्पनिक कहानियों की वजह से ही लाखों अनजान लोग एक साथ मिलकर आसानी से काम कर पाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा और साइंटिफिकली देखें तो इस बात को रिचर्ड डॉकिंस के मीम्स के कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं। हाँ, डॉकिंस के मीम्स, ये इंटरनेट वाले मीम्स नहीं है, राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉकिंस के मुताबिक जैसे बायोलॉजी में जीन्स होते हैं जो फिजिकल ट्रेट्स आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही कल्चर में मीम्स होते हैं। ये ऐसे आइडियाज हैं जो सोसाइटी में स्प्रेड होते हैं और हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। जी दूं तो इसे एक फुटबॉल गेम की तरह देखा जा सकता है। फुटबॉल के रूल्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, वो इंसानों के बनाए हुए हैं। एग्जैक्टली। जब तक मैदान में सब रूल्स मानते हैं, गेम चलता है। पैसे के पास भी अपनी कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है। ये पेपर का टुकड़ा है। ये म्यूचुअल ट्रस्ट का सबसे बड़ा सिस्टम है, एक मीम है।
सही बात है। और जब हमारी इस कल्पना और ग्रुप कोऑपरेशन ने हमें दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर बना दिया, तब एक ऐसी क्रांति आई जिसने हमारे जीने का ढंग पूरी तरह बदल दिया। तुम्हारा इशारा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की तरफ है ना? कृषि क्रांति। हाँ, पर यहाँ सवाल ये है कि क्या वो बदलाव सच में हमारे फायदे में था? What's fascinating here is, हरारी का सबसे कंट्रोवर्शियल क्लेम यही है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इतिहास का सबसे बड़ा धोखा था। धोखा? लेकिन खेती से तो हमें सभ्यता मिली, शहर बसे, सुरक्षा मिली, आर्ट और कल्चर डेवलप हुआ, तो ये धोखा कैसे हुआ? देखिए, उनका आर्ग्यूमेंट है कि इंसानों ने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, बल्कि गेहूं ने इंसानों को पालतू बना लिया। Wheat domesticated us. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। मतलब गेहूं ने हमें कैसे पालतू बनाया? एवोल्यूशनरी टर्म्स में देखें तो पॉपुलेशन जरूर बढ़ी, प्रजाति के लेवल पर ये एक सक्सेस थी, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी बदतर हो गई। हंटर गैदरर्स का डाइट ज्यादा वेरिएड था और उनके पास फ्री टाइम ज्यादा था। राइट। वो अलग-अलग फल, बीज और शिकार खाते थे। दिन में कुछ घंटे खाना ढूंढा और फिर आराम। पर खेती ने हमें एक ही जगह बांध दिया। बिल्कुल, खेती ने हमें कड़ी मेहनत, बीमारियां और सोशल हायरार्कीज के जाल में फंसा दिया। सेपियंस को अर्थराइटिस और स्लिप्ड डिस्क्स जैसी नई बीमारियां झेलनी पड़ी, क्योंकि हमारा आकार ऐसे झुककर काम करने के लिए नहीं बना था। और सरप्लस फूड की वजह से सोसाइटी का ढांचा बदल गया। अनाज बचा तो उसको स्टोर करना पड़ा, उसकी रक्षा के लिए दीवारें बनी, फौज आई और फिर राजा और किसान का भेदभाव शुरू हुआ। एग्जैक्टली। हरारी यहाँ एक आयरन लॉ ऑफ हिस्ट्री का जिक्र करते हैं। जो चीजें शुरू में लग्जरी होती हैं, वो धीरे धीरे नेसेसिटी बन जाती हैं और नई मुसीबतें लाती हैं। ये आज की टेक्नोलॉजी पर भी कितना फिट बैठता है। ईमेल्स और स्मार्टफोन्स लग्जरी थे, अब नेसेसिटी बन गए हैं और हम इनके गुलाम हैं। सही कहा। तो अगर खेती ने इंसानों के सामाजिक ढांचे को इतना नुकसान पहुंचाया, तो इसका बाकी धरती और जानवरों पर क्या असर पड़ा? इस पर तो सोर्सेस काफी डार्क पिक्चर पेंट करते हैं। हम सैपियंस असल में इकोलॉजिकल सीरियल किलर्स हैं। हाँ, ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सच्चाई है। मतलब खेती के आने से बहुत पहले ही सिर्फ पत्थर के टूल्स की मदद से हमारे पूर्वजों ने धरती की आधी बड़ी टेरेस्ट्रियल मैमल्स यानी मेगाफोना को खत्म कर दिया था। बिल्कुल, जायंट स्लॉथ्स, मैमथ्स, जहां सैपियंस पहुंचे वहां का इकोसिस्टम तबाह हो गया। और अगर इस चर्चा को हम मॉडर्न टाइम में लाएं, तो हरारी कहते हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर और फैक्ट्री फार्मिंग में जानवरों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वो शायद इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है। द वर्स्ट क्राइम इन हिस्ट्री। ये फ्रेज बहुत हैवी है, पर फैक्ट्री फार्म्स में जानवरों को एक जिंदा जीव की तरह नहीं, सिर्फ एक मशीन के पुर्जे की तरह देखा जाता है। राइट। उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को पूरी तरह दबा दिया जाता है। ये वही मैकेनिज्म है, पावर और सरप्लस की भूख। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने इतनी शक्ति तो पाली, इकोलॉजी को अपने हिसाब से मोड़ लिया, पर इस पावर ने बाकी स्पीशीज की कीमत पर अपना अस्तित्व बनाए रखा है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि इतनी शक्ति होने के बावजूद आज का सेपियंस अपने स्टोन एज पूर्वजों से ज्यादा खुश नहीं है। ये सच में सोचने वाली बात है। हरारी की ये स्वीपिंग नैरेटिव बहुत कंपेलिंग है। पढ़ती बार लगता है कि सब कुछ परफेक्टली एक्सप्लेन हो गया, लेकिन हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के एकेडमिक सर्कल्स में इस पर काफी बहस और पुशबैक है। एग्जैक्टली। और हमें वो दूसरा साइड भी देखना चाहिए। आखिर एकेडमिकली इसे कैसे लिया गया? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम रेडिट के आस्क एंथ्रोपोलॉजी फोरम्स और बाकी स्कॉलरी रिव्यूज देखें, तो कई स्कॉलर्स हरारी को पॉप साइंस मानते हैं। पॉप साइंस यानी उन्होंने फैक्ट्स को थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दिया अपने नैरेटिव के लिए। हाँ, वो कंटेस्टेड थ्योरीज को एब्सोल्यूट फैक्ट्स की तरह पेश करते हैं। जैसे हंटर गैदरर्स के लेजर टाइम का जो क्लेम है, वो मार्शल सैलेंस की 1960s की रिसर्च पर बेस्ड है। ओरिजिनल एफ्लुएंस सोसाइटी वाला पेपर, राइट? बिल्कुल। लेकिन उस रिसर्च पर काफी आपसी मतभेद हैं। स्कॉलर्स कहते हैं कि सैलेंस ने खाना बनाने और बच्चों की देखभाल का वक्त गिनाना ही भूल गए, और हंटर गैदरर्स में इन्फेंट मोर्टेलिटी और वायलेंस बहुत हाई था, तो उनकी जिंदगी परफेक्ट नहीं थी। अच्छा। एक और एग्जाम्पल जो सोर्सेज में है, वो निएंडरथल्स के 50 की लिमिट में रहने का दावा है। हरारी कहते हैं वो 50 से ज्यादा का ग्रुप नहीं बना सकते थे। राइट। और ये रॉबिन डनबार का एक हाइपोथेसिस है जिसे डनबार्स नंबर कहते हैं, पर ये प्रूवन फैक्ट नहीं है। सिर्फ कोरिलेशन को कॉजेशन मान लेना साइंटिफिक नहीं होता। मतलब दिमाग के साइज से
हम उनके सोशल डायनामिक्स को स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। दर्शना नारायणन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट अवी तुष्मान ने भी इन्हीं बातों पर हरारी के साइंटिफिक एक्यूरेसी पर सवाल उठाए हैं। हाँ, उनका कहना है कि हरारी अपने नैरेटिव में फिट बैठने वाले एविडेंस को ही चुनते हैं। अगर हम एक तुलना करें तो जेरेड डायमंड की किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील का जिक्र आना नेचुरली बनता है। यहाँ डायमंड का फोकस थोड़ा अलग है ना? बिल्कुल। डायमंड जहां मटेरियल और एनवायरमेंटल एविडेंस पर जोर देते हैं, वहीं हरारी आइडियाज और मीम्स पर। हाँ, डायमंड बताते हैं कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट ने हमारी हिस्ट्री तय की, जैसे यूरेशिया का ईस्ट वेस्ट एक्सिस, लेकिन हरारी के लिए हमारे दिमाग के अंदर के फिक्शंस ज्यादा जरूरी हैं। दोनों पर्सपेक्टिव्स ह्यूमन हिस्ट्री को अलग एंगल से समझाते हैं। सही कहा, दोनों की अपनी जगह और अहमियत है, पर इन सभी आलोचनाओं के बावजूद हरारी की किताब हमें सोचने पर मजबूर जरूर करती है, खासकर जब बात हमारे आने वाले कल की हो। फ्यूचर की तरफ अगर देखें, जहां साइंस सिर्फ टूल्स नहीं बना रही बल्कि हमारी बायोलॉजी को ही बदलने वाली है, ये तो और भी ओवरवेलमिंग लगता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हम देखेंगे कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन कैसे सेपियंस के दौर का अंत ला सकती है। सेपियंस का अंत? यानी हमारी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी? एक तरह से हाँ, क्योंकि पिछले 4 बिलियन सालों से धरती पर इवोल्यूशन सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन के भरोसे था, पर अब बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हम इंटेलिजेंट डिजाइन के दौर में जा रहे हैं। मतलब हम सिर्फ बीमारियां ठीक नहीं करेंगे, हम अपनी इवोल्यूशन को खुद डायरेक्ट करेंगे। जीन एडिटिंग टूल्स से हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को बदल देंगे। एग्जैक्टली। रेमंड कोलेटा के एक पेपर के हवाले से अगर इस पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर को देखें, तो भविष्य में सिर्फ डिजाइनर बेबीज नहीं होंगे जिन्हें फिजिकल ट्रेट्स के लिए चुना जाता है। तो और क्या होगा? सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ या इम्यूनिटी तक बात नहीं रुकेगी? नहीं, असली बदलाव तब आएगा जब डिजाइनर एथिक्स बनेंगी। इंसान जेनेटिक लेवल पर इमोशंस, मॉरल बिहेवियर और सेंस ऑफ जस्टिस को मैनिपुलेट कर पाएंगे। ओह वाओ, डिजाइनर एथिक्स, यानी किसी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के पास ऐसी ताकत हो सकती है कि वो ऐसे नागरिक डिजाइन करें जिनमें रिबेलियन का जीन ही ना हो? बिल्कुल। या पेरेंट्स चाहें कि उनका बच्चा बाय डिफॉल्ट ज्यादा ओबीडियंट हो। ये एक बहुत डार्क टेरिटरी है जहां अथॉरिटी परमानेंटली बायोलॉजी में लॉक हो सकती है। ये तो बिल्कुल एक ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसा सिनेरियो है। सोचिए जरा, जिस प्रजाति ने अपनी कहानी काल्पनिक देवताओं और फिक्शन से शुरू की थी, वो अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खुद देवता बनने की कोशिश कर रही है। और यही वो डायरेक्शन है जिससे हरारी होमो डेओस मानते हैं, मैन गॉड। हम अपनी आखिरी क्रिएशन खुद बनने वाले हैं। इस डीप डाइव ने सैपियंस के जरिए ह्यूमन हिस्ट्री को सच में एक नए नजरिए से दिखाया है। कॉग्निटिव फिक्शंस की ताकत से शुरू होके खेती का ट्रैप, हमारा इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, एकेडमिकली इसके कंटेस्टेड क्लेम्स और अंत में एक बायोटेक फ्यूचर। हाँ, और ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं कि कैसे कल्पना ने हमें बनाया और अब शायद वही ताकत हमें मिटा भी देगी। राइट। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक ऐसी थॉट है जो मेरे दिमाग में चल रही है, और ये कोई भी सोचेगा कि अगर सैपियंस सच में बायोटेक्नोलॉजी के जरिए खुद को अपग्रेड करके एक बिल्कुल नई और एडवांस्ड पोस्ट ह्यूमन स्पीशीज बन जाते हैं, हाँ, हाथों से अपने एक्सटिंक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद सबको अकेले में बैठकर थोड़ा सोचना चाहिए।